हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग क्लास 7th की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, तो अभी हम इस फर्स्ट चैप्टर में बात करेंगे अबाउट द न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। तो हम ये जानेंगे कि इन 1000 सालों में किस तरीके के नए सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स एमर्ज हुए थे। देखो, अगर हम इन 1000 सालों की बात करें, लाइक 700 से लेकर 1750 तक के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, तो ये टाइम पीरियड हिस्टोरियंस के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था। रीजन बीइंग क्योंकि इस टाइम पीरियड में, इन 1000 सालों में एक लार्ज स्केल पर बहुत सारे डेवलपमेंट हुए थे, बहुत सारे चेंजेस इस टाइम पीरियड में हुए थे। अब ये चेंजेस टेक्नोलॉजी के बेसिस पर भी थे, ये चेंजेस कल्चर में थे जैसे कि फूड में थे, इसके अलावा ये चेंजेस सोशल एंड पॉलिटिकल बेसिस पर भी थे। तो अगर हम टेक्नोलॉजी में इस टाइम पीरियड के चेंजेस देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि इसी टाइम पीरियड में इरिगेशन को और बेहतरीन बनाने के लिए पर्शियन व्हील का इन्वेंशन हो गया था। अब देखो, ये जो पर्शियन व्हील है ना, ये एक ईरानियन टेक्निक थी। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये पर्शियन व्हील जो है, इसका इन्वेंशन इसलिए हुआ था क्योंकि जो राजा है भाई, उनको जो अपनी लैंड है उसको एक्सपैंड करना, उससे अच्छा खासा उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करना है। तो ये रेवेन्यू कैसे कलेक्ट होगा? बेसिकली होता ये था, राजा अपनी लैंड को ग्रांट कर देते थे। अब जिनको ग्रांट करते थे तो वो यहाँ पर खेती बाड़ी करते थे। खेती बाड़ी करने के लिए इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब सिंचाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। इरिगेशन अच्छा होगा, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होगा, एग्रीकल्चर एक्सपैंड होगा, एंड जितना एग्रीकल्चर एक्सपैंड होगा उसका उतना ही रेवेन्यू कलेक्ट होगा। एंड रेवेन्यू कलेक्ट करके किसकी जेब में जाएगा, किसकी पॉकेट में जाएगा? राजा की। आई बात समझ में? तो इस टाइम पीरियड में इरिगेशन में हमें पर्शियन व्हील देखने को मिले थे। तो पर्शियन व्हील एक ईरानियन टेक्निक है। अब मैं आप लोगों को ना इस पर्शियन व्हील का एक पिक्चर दिखा देती हूँ जो हमारी एनसीईआरटी में दिखाया हुआ है। अच्छा, अगर आपको इस पिक्चर में ये क्लियर ना हो रहा हो ना, तो एक बार गूगल पे जाके इसकी इमेज देख लेना, आपको पता चल जाएगा बेसिकली पर्शियन व्हील से किस तरीके से सिंचाई होती होगी। इसके अलावा अगर वीविंग की बात करें तो स्पिनिंग व्हील आ चुके थे, एंड कॉम्बैट की बात करें तो फायर आर्म्स आ चुके थे। इससे पहले जो है, फायर आर्म्स से पहले तलवारों का यूज किया जाता था लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन अब वेपन्स कैसे आ गए थे, जैसे कि फायर आर्म्स मतलब बंदूक वगैरह जो है वो इस टाइम पर यूज की जाने लगी थी। अब अगर हम फूड एंड बेवरेजेस की बात करें तो फूड एंड बेवरेजेस में भी हमें काफी सारे चेंजेस देखने को मिले। तो अभी हमने टेक्नोलॉजी की बात की, अब हम ये देखेंगे कि इन 1000 सालों में हमें फूड एंड बेवरेजेस में किस तरीके के चेंजेस देखने को मिले। तो देखो, जो ये मिडिवल टाइम पीरियड था ना, इसी टाइम पीरियड में हमारे यहाँ बहुत सारे नए नए फूड अराइव हुए, जैसे कि पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफी। जैसे कि अगर पोटैटो, कॉर्न, चिलीज इन सब की बात करें तो ये पोर्टुगीज की देन थी बेसिकली। टी की बात करें चाइना की देन थी, एंड कॉफी की बात करें तो ये यूरोपियंस की देन थी। ठीक है, सो बेसिकली जो पोर्टुगीज, यूरोपियंस थे, चाइनीज थे, जो ट्रेवलर थे, वो ट्रेडर्स थे, वो यहाँ पर इनको लेकर आए थे हमारे सब कॉन्टिनेंट में। रिमेंबर दैट ऑल दीज इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड न्यू क्रॉप्स केम अलोंग विद द पीपल। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये टेक्नोलॉजी या ये फूड एंड बेवरेजेस में चेंजेस कैसे आए? ये खुद तो चल के आए नहीं होंगे, ऑब्वियसली सी बात है। तो मैंने आपको ना 6th क्लास में एक चीज पढ़ाई थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि भाई, जब एक इंसान दूसरे प्लेस पर जाता है तो वो अपने साथ ना अपनी फैमिली को तो लेकर जाता है, खुद को लेकर जाता है, इसके अलावा वो अपना कल्चर लेकर जाता है। एंड कल्चर में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि आपका खान पान, आपकी भाषा, आपका सोचने का तरीका, बहुत सारी चीजें कल्चर में आती हैं। कल्चर एक वाइड टर्म है। तो जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो अपने साथ अपना कल्चर लेकर जाते हैं। सो इन द सेम वे, जब बाहर के लोग हमारे सब कॉन्टिनेंट पर आए थे, उसी वजह से हमारे यहाँ इनोवेशंस देखने को मिले, टेक्नोलॉजी में भी एंड क्रॉप्स में भी, फूड में भी। ठीक है, एंड वही लोग अपने साथ नए नए आइडियाज लेकर आए थे। सो इसी वजह से इस टाइम पीरियड में हमें इकोनॉमिक चेंजेस देखने को मिले, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस देखने को मिले हैं। अब इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे 5th, 6th एंड 7th चैप्टर में। ठीक है,
दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी. मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट. ये टाइम पीरियड में लोगों ने बहुत मूवमेंट की थी. ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी. इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि बेटर काम के लिए या फ्लरिश होने के लिए लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह लॉन्ग डिस्टेंसेस पर ट्रेवल किया था. The subcontinent held immense wealth and the possibilities for people to carve a fortune. तो लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटी की ढंग का काम मिले, वो फ्लरिश हो. एंड अगर हम अपने सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ पर इमेंस वेल्थ देखने को मिलती है एंड लोगों ने इसीलिए ट्रेवल किया ताकि वो अपने फॉर्चून को कार्व कर सके. दैट मीन्स कि अपने भाग्य को वो बना सके. ठीक है. तो इसी टाइम पीरियड में हमें एक ग्रुप देखने को मिलता है जो एमर्ज होता है. अब वो ग्रुप का नाम राजपूत हो गया. राजपूत जो है दैट डिराइव्ड फ्रॉम राजपुत्र. तो आपको याद है ना कि हमने देखो कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम जो पढ़ा, बेसिकली इनको बांटा हुआ था काम के आधार पर, वर्क के बेस पर, राइट. तो उनमें से एक क्लैन है राजपूत की. राजपूत जो है वो डिराइव होता है राजपुत्र से. राजपुत्र का मतलब है द सन ऑफ अ रूलर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन ये आता है. ठीक है. इसके अलावा जो ये नेक्स्ट लाइन ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन. तो एग्जामिनर आपसे ये पूछ लेगा कि जो ये राजपूत ग्रुप है, अब ये राजपूत जो है ये कब फ्लरिश होते हैं, कौन सी सेंचुरी में ये एमर्ज होते हैं. 8th से लेके 14th सेंचुरी. ठीक है. 8th टू 14th सेंचुरी में ये फ्लरिश होते हैं. एंड द टर्म वॉज अप्लाइड. कौन सी टर्म? राजपुत्र. ये जो टर्म है ये अप्लाई होती है उन लोगों पर जो ग्रुप ऑफ वॉरियर्स थे, मतलब एक ऐसा ग्रुप जो वॉरियर थे, जो लड़ाइयां लड़ते थे एंड ये अपने आप को क्षत्रिय कास्ट स्टेटस पे क्लेम करते थे. ठीक है. तो क्या समझे आप? देखो, आपको अब ये समझना है कि अगर हम 8 से लेके 14th सेंचुरी की बात करें तो सोशल ग्रुप, दैट मीन्स सोशल ग्रुप में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं कि इस टाइम पीरियड में जो राजपूत्स हैं, ये जो राजपूत्स हैं वो फ्लरिश होते हैं, एमर्ज होते हैं. एंड राजपूत जो ये वर्ड है राजपुत्र से आया है. राजपुत्र का मतलब द सन ऑफ रूलर, मतलब राजा का बेटा. लेकिन राजपुत्र जो वर्ड है ये सिर्फ सन ऑफ रूलर तक ही सीमित नहीं था, मतलब राजा के बेटे तक ही सीमित नहीं था. हम इसमें देखेंगे बहुत सारे लोग इसमें आते थे. एंड जो ये राजपुत्र जो ये टर्म है ये उनके लिए यूज की जाती थी जो ग्रुप थे वॉरियर्स के. वॉरियर के ग्रुप का मतलब जितने भी लोग लड़ाई लड़ते थे, जैसे कि आर्मी हो गई, राजा हो गए, राजा का बेटा हो गया, सैनिक हो गए, सब लोग जो है वो किस में आते थे? राजपूत में आते थे. एंड ये अपने आप को कहते थे कि भाई हम क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करते हैं. ओके. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं एक बार. हाँ, तो ये देखो यहां पर बताया हुआ है, ऊपर की लाइन हमारी स्किप हो गई शायद. द टर्म इंक्लूडेड, कि ये जो राजपूत या राजपुत्र जो टर्म है ना ये किसके लिए है. सो ये सिर्फ रूलर्स के लिए ही नहीं, ना ही चिफ्टेन्स के लिए, बल्कि ये सोल्जर्स एंड कमांडर्स के लिए भी है. देखो यहां पर ये बात कही है कि ये राजपूत जो है ना इसमें रूलर्स चीफ्टेन्स तो आते हैं. चीफ्टेन्स का मतलब होता है चीफ, मतलब मुखिया. रूलर का मतलब होता है राजा. ठीक है. तो इसमें रूलर्स तो आते ही आते हैं, चीफ्टेन्स भी आते हैं, इसके अलावा सोल्जर्स भी आते हैं, कमांडर्स भी आते हैं. इनको भी राजपूत की कास्ट कैटेगरी में डाला गया. अब ये जो सोल्जर्स एंड कमांडर्स हैं ये आर्मीज में सर्व करते हैं, अलग अलग मोनार्क के अंडर ये काम करते हैं ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट. राइट. अब आई बात समझ में कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि राजपुत्र का मतलब क्या है, आपको बताना है द सन ऑफ रूलर. अगर ये आ जाए कि राजपूत ये जो टर्म है ये किन के लिए अप्लाई होती है, तो आपको याद रखना है ये टर्म अप्लाई होती है रूलर के लिए भी, चीफ्टेन्स के लिए भी, सोल्जर्स के लिए भी, कमांडर्स के लिए भी. ठीक है. इसके अलावा आप आगे आने वाले चैप्टर्स में राजपूत के बारे में पढ़ोगे, जैसे कि गुर्जर प्रतिहार हो गए, चंडेल डायनेस्टी हो गई, चौहान हो गए, एंड अगर हम दिल्ली की बात करें तो तोमर हो गए. राइट. एंड फिर आप गुजरात की तरफ भी पढ़ोगे, कन्नौज में भी पढ़ोगे. अलग अलग राजपूत की जो डायनेस्टी थी वो एमर्ज हुई थी. अब राजपूत के लिए ना कुछ
क्वालिटीज एट्रीब्यूट की गई एंड राजपूत की क्वालिटीज को प्रेज किया गया बाय पोइट्स एंड बार्ड्स। बार्ड्स का भी मतलब होता है पोइट। अब किस तरीके की क्वालिटीज एट्रीब्यूट की गई राजपूत को लेकर, देखो पोइट्स एंड जो बार्ड्स थे, बार्ड्स का मतलब कवि, ठीक है, पोइट्स का मतलब भी वही हुआ, बार्ड्स का मतलब भी वही होता है। सो पोइट्स एंड जो बार्ड्स होते हैं, इन्होंने ना राजपूत को लेकर कुछ क्वालिटीज बताई। इन्होंने कहा कि राजपूत हैज अ शिवैलरिक कोड ऑफ कंडक्ट। शिवैलरिक कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ये है कि इनमें एक्सट्रीम वैलर है, मतलब ये काफी बहादुर हैं, एंड अ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी, कि इनमें या इनके खून में एक लॉयल्टी है, ठीक है। सो ये बातें किनके लिए कही थी? राजपूत के लिए कही गई थी। अब राजपूत के अलावा अदर जो ग्रुप्स हैं वो भी एमर्ज होते हैं, जैसे कि मराठास, सिख, जाट्स, अहोम्स, कायस्थ्स, ठीक है। तो ये सब जो है इस टाइम पर एमर्ज होते हैं। सो दे ऑल्सो यूज्ड द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एज टू बिकम पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट, एंड इन सब ने भी पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट का मतलब है कि अपने आप को और ज्यादा पॉलिटिकली फ्लरिश करने की कोशिश की। ओके अब देखो जो ये कायस्थ है, इट इज अ कास्ट ऑफ स्क्राइब एंड सेक्रेटरीज। ये कायस्थ जो एक ग्रुप है, इसके जो लोग थे वो स्क्राइब पीपल थे, ठीक है, एंड सेक्रेटरीज थे, राइट। ऑल एंड ऑल कहने का मतलब ये है कि कायस्थ जाति में वो लोग थे जो स्क्राइब्स पीपल थे एंड जो सेक्रेटरीज का काम करते थे, ठीक है। अब इसी टाइम पीरियड में हमें ना एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन भी देखने को मिलता है, लेकिन एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन कैसे देखने को मिलता है उसके बारे में हम जानेंगे। एंड इसी टाइम पर हमें पेजेंट का ग्रुप एमर्ज होता हुआ दिखता है। So throughout this period there was a gradual clearing of forest and the extension of agriculture। तो इस टाइम पीरियड में हुआ ये कि फॉरेस्ट को क्लियर कराया गया ग्रेजुअली, ताकि उस जगह पर फिर एग्रीकल्चर किया जा सके। तो हमें ये देखने को मिला कि कुछ जगह पर तो फास्टर चेंजेस हो रहे थे कंपैरिजन टू अदर एरियाज, एंड किन्हीं एरियाज में हमें क्या देखने को मिला कि कंप्लीट चेंजेस हो चुके थे। अब ये जो चेंजेस हुए, इनका पूरा का पूरा प्रभाव किस पर आया? देखो फॉरेस्ट को अगर क्लियर कराया जा रहा था तो इसका प्रभाव उन पर आएगा ना जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं। तो वो कौन हुए? वो हुए फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ठीक है। तो जब आप कहीं रहते हो, जो एक प्लेस में रहने वाले लोग होते हैं उनको ना हम हैबिटेट कहते हैं। तो हैबिटेट बेसिकली जैसे कि ये एरिया है, या फिर चलो फॉरेस्ट ड्वेलर की बात कर लेते हैं, ये एक फॉरेस्ट हो गया, इसमें रहने वाले जितने भी लोग हैं तो ये हैबिटेट हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर रहने वाले लोग एंड उनका जो एनवायरनमेंट है, उनका जो सोशल इकोनॉमिक जो लाइफस्टाइल है, उसी को हम हैबिटेट कहेंगे। तो अब हुआ ये कि फॉरेस्ट को जब क्लियर कराया जा रहा था तो इसका हमें प्रभाव देखने को मिला फॉरेस्ट ड्वेलर्स की जिंदगी पर। तो अब जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, मतलब जो वन में रहने वाले लोग थे, उनको माइग्रेट होना पड़ा। अब उनको अपनी जगह छोड़कर दूसरी प्लेस पर जाना पड़ा। कुछ ऐसे ड्वेलर्स थे जिन्होंने लैंड को टॉयल करना स्टार्ट कर दिया, मतलब लैंड को जोतना शुरू कर दिया, एंड बाद में वो क्या बन गए? पेजेंट बन गए, मतलब किसान बन गए, कल्टीवेटर बन गए। तो ऐसा करते करते धीरे धीरे हमें ये देखने को मिला कि इसी टाइम पीरियड में न्यू पेजेंट ग्रुप एमर्ज होता है। अब ये पेजेंट ग्रुप किसका होता है? फॉरेस्ट ड्वेलर्स का। वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स जिन्होंने लैंड को टॉयल करना शुरू किया एंड फिर ये पेजेंट बन गए। तो धीरे धीरे हमें इनका एक नया पेजेंट ग्रुप देखने को मिला। लेकिन ये जो पेजेंट ग्रुप था ना, ये इंडिपेंडेंट नहीं था। बेसिकली इनको ना टैक्स पे करना पड़ता था, ठीक है। तो ये जो पेजेंट ग्रुप है, इनको इन्फ्लुएंस किया गया बाय रीजनल मार्केट, चीफटेन्स, प्रीस्ट, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। एंड जो ये न्यू पेजेंट ग्रुप था जो इस टाइम पर एमर्ज हुआ, ये सोसाइटी का, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का बेसिकली एक लार्ज हिस्सा बन गया। अब इनको ना टैक्सेस पे करने पड़ते थे अपने लोकल लॉर्ड को, ठीक है। तो ये या तो कुछ गुड्स या सर्विसेज को ऑफर करते थे। सो बेसिकली ऑल एंड ऑल आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो न्यू पेजेंट ग्रुप इस टाइम पर एमर्ज होकर आया था, ये इंडिपेंडेंट नहीं था। इनको पे करने पड़ते थे टैक्सेस, ठीक है। तो टैक्सेस इनको अलग अलग तरह से पे करने पड़ते थे, इनको गुड्स वगैरह ऑफर करने पड़ते थे, सर्विसेज ऑफर करनी पड़ती थी लोकल लॉर्ड को। सो अब क्या हुआ? एज अ रिजल्ट हुआ ये कि हमें पेजेंट्स के बीच में, अमंग पेजेंट,
हमें सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डिफरेंस देखने को मिला एंड सोशल डिफरेंस देखने को मिला। अब इस लाइन का मतलब क्या, ध्यान से सुनना। देखो हुआ ये कि कुछ फार्मर ऐसे थे जो रिच बन गए, कुछ फार्मर ऐसे थे जो बिल्कुल गरीब रह गए। अब कुछ फार्मर्स ऐसे थे जो मॉडरेट थे, मतलब जो ना जैसे मिडिल क्लास लोग हो गए बेसिकली, जिनका अपना खुद का गुजर बसर हो जाता है। ठीक है, सो यहां पर हमें यह देखने को मिला कि कुछ पेजेंट के पास अच्छा खासा पैसा आ गया, जिसके पास पैसा आ गया वो रिच हो गए, जो अपना खुद का गुजर बसर अच्छे से कर रहे थे, अपने लाइवलीहुड को चला रहे थे, वो मॉडरेट हो गए। एंड कुछ ऐसे किसान हुए जिनके पास ना तो जमीन थी एंड ऊपर से इनके पास ना ही अच्छा खासा कुछ रेवेन्यू ऐसा कलेक्ट होता था। सो ये बिल्कुल पुअर रह गए। तो अब हुआ ये कि इसी इकोनॉमिक के बेसिस पर, मतलब पैसों के बेसिस पर, इनके बीच में, पेजेंट के बीच में हमें सोशल डिफरेंस देखने को मिला। सोशल डिफरेंस का मतलब है रिच फार्मर्स क्लेम करने लगे कि हम हाई स्टेटस के हैं, मॉडरेट वाले करने लगे कि भाई हम हाई तो नहीं है लेकिन हम मॉडरेट स्टेटस के हैं। अब बेचारे पुअर कहाँ जाएं, तो इनको तो लो स्टेटस पर रखा गया। तो ये देखने को मिला कि इसी टाइम पीरियड में पेजेंट्स के बीच में इकोनॉमिक चेंजेस तो आए ही आए एंड इसी इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से हमें सोशल डिफरेंस देखने को मिला। सो बेसिकली सोशल डिफरेंस का मतलब ये है हाई एंड लो क्लास। ठीक है, तो रिच एंड पुअर दोनों के बीच में हमें रिफ्ट देखने को मिला। अब आगे हम यहां जानेंगे कि लोगों के बीच में डिफरेंशिएशन कैसे आया। तो देखो हुआ ये कि कुछ लोगों के पास तो प्रोडक्टिव लैंड थी, कुछ लोग ऐसे थे जो अपने लाइवलीहुड को अर्न करते थे बाय कीपिंग द कैटल को रियर करते थे। एंड कुछ ऐसे लोग थे या ऐसे फार्मर्स कह लो कि जो ना लीन सीजन में, लीन सीजन का मतलब है एक ऐसा मौसम होता है जब ना एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं की जाती। ठीक है, तो ऐसे सीजन में जो मतलब खाली टाइम पीरियड होता था उनका, तो वो आर्टिजनल वर्क करते थे। सो एज सोसाइटी बिकेम मोर डिफरेंशिएटेड, जैसे जैसे सोसाइटी में डिफरेंसेस आए, पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज और सब कास्ट। तो हुआ ये कि सोसाइटी में डिफरेंस आए तो लोगों ने एक दूसरे को जाति में या ये कह लो सब कास्ट में डिवाइड करना शुरू कर दिया। एंड इसके अलावा इतना ही नहीं बल्कि अपने खुद के बैकग्राउंड एंड ऑक्यूपेशन के हिसाब से रैंक भी डाल दी। दैट मीन्स कि हम ऊपर रैंक पर आएंगे, हम मिडिल रैंक पर आएंगे, हम लो रैंक पर आएंगे। ठीक है, तो बैकग्राउंड में पैसा देखा गया, ऑक्यूपेशन में काम देखा गया, तो अपने काम और पैसे के हिसाब से रैंक में लोगों को डाल दिया गया। लेकिन ध्यान रखना ये रैंक ना परमानेंटली फिक्स नहीं थी, ये रैंक जो है एरिया टू एरिया चेंज होती थी। एंड ये रैंक जो है एरिया टू एरिया वेरी तो होती थी, इसके अलावा ये वेरी किस बेसिस पर होती थी ये भी तो जानना जरूरी है। तो ये रैंक बदलते थे एरिया टू एरिया अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर्स ऑफ जाति, कि भाई किसी जाति के मेंबर्स के पास कितनी पावर है या उस एरिया में उसका कितना इन्फ्लुएंस है या फिर कितने रिसोर्सेज उसके पास हैं। सो इस बेसिस पर सेम जाति का स्टेटस एरिया टू एरिया बदल जाता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक जाति हरियाणा में टॉप रैंक पर है तो वही जाति महाराष्ट्र में जो है सबसे लो रैंक पर भी हो सकती है, राइट। तो ये जो चीज है ना, रैंक जो है ये चेंज कैसे होती थी एरिया टू एरिया, तीन चीजों पर डिपेंड करता था, पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज। ओके, जातीज और सब कास्ट ने अपने खुद के रूल्स रेगुलेशंस बनाए ताकि वो अपने मेंबर्स को मैनेज कर सके। उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस जो बनाए जाते थे वो किसके द्वारा बनाए जाते थे? एक्चुअली होता ये था कि हर जाति के जो एल्डर पीपल थे वो उनकी असेंबली होती थी जिन्हें कहा जाता था जाति पंचायत कुछ एरियाज में। एंड ये जो जाति पंचायत है ये रूल्स बनाते थे, रेगुलेशंस बनाते थे एंड इनके जो मेंबर्स है उनको ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते थे। बट इसके अलावा इन जातीज को गांव के भी रूल्स फॉलो करने पड़ते थे। ठीक है, क्या समझे कि जातीज ने अपने अपने रूल रेगुलेशन तो बना ही रखे थे जो इनको फॉलो करने पड़ते थे, बट ये जिन गांव में रह रहे हैं उस गांव के भी रूल्स रेगुलेशंस इनको फॉलो करने पड़ते थे। अब किसी गांव में हमें ये देखने को मिला लॉज एनफोर्स किए जाते थे जाति पंचायत के थ्रू, एंड किसी गांव में हमें ये देखने को मिला कि कानून वगैरह, रूल्स वगैरह, रेगुलेशंस वगैरह बनाए जाते थे चिफ्टेन्स के थ्रू। चिफ्टेन्स का मतलब होता है चीफ, मतलब मुखिया। अब
बात चाहे चीफटेन्स की करो, जाति पंचायत की करो, साथ में मिलकर ये एक स्टेट का स्मॉल यूनिटी बनते थे या बनाते थे, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा जो ये वाला पार्ट है ना, ये कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं आपको ना इसका एक रिवीजन दे देती हूँ फटाफट से। देखो, इसमें हमने ये पढ़ा कि भाई इस टाइम पीरियड में बहुत सारे चेंजेस हुए, सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स नए नए एमर्ज हुए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये जाना कि टेक्नोलॉजी में यहाँ चेंजेस हुए, जैसे कि पर्शियन व्हील का इन्वेंशन हुआ, इन्वेंशन नहीं कहेंगे, इनोवेशन कहेंगे बेसिकली हम इसे, ठीक है। इसके अलावा स्पिनिंग व्हील का इनोवेशन हुआ वीविंग में, एंड अब जो है तलवारों की बजाय फायर आर्म्स का यूज होने लगा, मतलब गोला बारूद बंदूक वगैरह का यूज होने लगा था। इसके अलावा फूड एंड बिवरेजेस की बात करें तो तरह तरह के फूड जो है इस टाइम पर आए थे। अब ये जो चेंजेस आए थे ये इसलिए आए थे क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रेवल करते हैं तो वो अपने साथ अपना कल्चर लेकर आते हैं, अपना ट्रेडिशन लेकर आते हैं। तो जब बाहर के लोग यहाँ आए, जैसे कि पोर्टुगीज, चाइनीज ट्रैवलर्स, इसके अलावा यूरोपियंस, ये सब यहाँ आए तो ये हमें खान पान देकर गए थे, ठीक है। तो हमें खान पान में भी इनोवेशन देखने को मिला। अब इसी टाइम पीरियड में लोग एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते रहते थे, तो एक नया जो एक पावरफुल ग्रुप इस टाइम पर एमर्ज होता है वो है राजपूत्स का। और ये कौन सी सेंचुरी में एमर्ज हुआ? 8th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी तक। फिर इसके अलावा ध्यान रखना कि राजपूत में अगर देखा जाए तो राजपूत जो ये टर्म है ये रूलर, चीफटेन, सोल्जर्स एंड कमांडर्स के लिए यूज होती थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना, ठीक है। फिर इसके बाद हमने ये देखा कि भाई लोगों ने अपने आप को काम के बेसिस पर अलग अलग सब कास्ट में बांटा हुआ है। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन भी इस टाइम पर होता है। अब एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन जो इस टाइम पर होता है उसमें हमें चेंजेस देखने को मिले फॉरेस्ट ड्वेलर्स की लाइफ में, एंड इसी टाइम पर पेजेंट ग्रुप एमर्ज होता है। अब पेजेंट ग्रुप में हमें यह देखने को मिलता है कि फार्मर्स के बीच में भी हमें एक अमीर और गरीब का दर्जा देखने को मिलता है, हाई एंड लो स्टेटस का दर्जा देखने को मिलता है। इसके अलावा फिर हमें यह देखने को मिला कि सोसाइटी में जैसे जैसे चेंजेस आ रहे थे, जैसे जैसे डिफरेंसेस आ रहे थे, जैसे जैसे लोगों के ऑक्यूपेशन बदल रहे थे, वैसे वैसे हमें यह देखने को मिला कि लोगों के बीच में जो है अब डिविडेशन हो चुका था। अब ये डिवाइड जो हुआ था लोगों के बीच में कौन से बेसिस पर हुआ था? काम के बेसिस पर, उनकी पावर, उनके इन्फ्लुएंस के बेसिस पर। तो उनको बांटा गया जाति, सब कास्ट में। इस हिसाब से उनकी रैंक भी तैयार की गई, लेकिन ये रैंक जो है ये चेंज होती रहती थी एरिया टू एरिया। एक जो स्टेटस है जाति का वो एक एरिया में हाई हो सकता है, टॉप पर हो सकता है, लेकिन दूसरे एरिया में सेम जाति का स्टेटस बिल्कुल लो पर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता था उनके पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज पर। एंड हर एक जाति के अपने रूल रेगुलेशंस हैं, लेकिन ये रूल रेगुलेशन के अलावा इनको गांव के भी रूल्स को मानना पड़ता था। तो इस तरीके से हमने सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में बात की एंड नए चेंजेस के बारे में हमने बात की। अब देखो ये जो चेंजेस हो रहे थे ये हिस्टोरियंस के लिए काफ़ी चैलेंजिंग थे, क्योंकि हिस्टोरियंस को सब कुछ पढ़ना था एंड हमारे सामने उसका एक मेन फैक्ट हमारे सामने रखना था। सो बेसिकली देखा जाए तो हिस्टोरियंस के लिए भी थोड़ा सा ये टाइम पीरियड थोड़ा चैलेंजिंग रहा था, इसको पढ़ना, इसको समझना चैलेंजिंग रहा था, ठीक है। चलिए अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, रीजन एंड एम्पायर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, यहाँ पर टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।